साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट देव एजुकेशन पे। साथियों, मैंने कल विश्व के भूगोल में पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध आपको पढ़ाया था। इसमें मैंने दो गतियाँ बताई थी पृथ्वी की। एक तो घूर्णन गति अथवा दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। दोनों गतियों में अंतर है। यानी कि घूर्णन गति या दैनिक गति वह गति होती है जिससे दिन व रात होते हैं। यानी कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे क्या होता है कि दिन व रात होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि दिन व रात किस गति के कारण होते हैं? घूर्णन गति और दैनिक गति के कारण होते हैं। जो वार्षिक गति है, जिसको हम परिक्रमण काल भी कहते हैं, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, तो इसको हम वार्षिक गति कहते हैं। तो जो पृथ्वी जो है सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। अब साथ में मैंने कुछ चीज़ें और भी पढ़ाई थी कि उपसौर किसे कहते हैं। तो उपसौर वह स्थिति होती है जब पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करते करते इतने नज़दीक आ जाती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है काफ़ी कम हो जाती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। तो यह स्थिति हमेशा 3 जनवरी को बनती है। तो पूछता है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो 3 जनवरी को बनती है। तो अब इससे हम आगे चैप्टर शुरू करते हैं। अब है अपसौर, जैसे कि उप का मतलब होता है छोटा होना। ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। उप माने छोटा, यानी कि छोटी स्थिति कब बनेगी, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाएगी तो उसे बोलते हैं उपसौर। यानी कि जो छोटी अवस्था बनती है वो कब बनती है? 3 जनवरी को। उप माने छोटा। अब बता अपसौर, अप माने बड़ा दिन, यानी कि बड़ी स्थिति कब बनती है? जब जब ऐसा समय आता है कि पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाते लगाते अधिकतम दूरी पे पहुंच जाती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी काफ़ी हो जाती है, तो उसे हम अपसौर की स्थिति कहते हैं। तो यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। तो कई बार पूछा गया है कि अपसौर कब बनता है और उपसौर कब बनता है। तो दोनों की परिभाषाएं और तारीख याद कर लेना। अब चलते हैं अक्षांश। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई रेखा को हम अक्षांश कहलाते हैं। कोणीय दूरी या अक्षांश कहते हैं। इन अक्षांशों से क्या होता है? मिनटों सेकंडों को दर्शाया जाता है। तो मैं इसमें वही पॉइंट बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो विषुवत रेखा को 0 अंश माना गया है। 0 अंश अक्षांश माना गया किसको? विषुवत रेखा को। याद रखना, टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। ये कई बार पूछे दोनों क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के उत्तर यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा को कहते हैं। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो अक्षांश से ये 2-3 चीज़ें आपने नोट करके रखनी है। अक्षांशों की संख्या, दो अक्षांशों के बीच की दूरी और कर्क रेखा। दूसरा देशांतर। तो दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है। तो 1 डिग्री देशांतर की कितनी दूरी को कवर करता है? 4 मिनटों को कवर करता है। देशांतर के आधार पर हम किसी भी स्थान का समय ज्ञात करते हैं। अक्षांशों से क्या ज्ञात करते हैं? अंश, मिनटों, सेकंड को दर्शाया जाता है, लेकिन देशांतर से समय का पता लगाया जाता है। तो 0 अंश अक्षांश वो 0 अंश देशांतर कहाँ पर काटते हैं? याद रखना, अटलांटिक महासागर में काटते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर चीज़ से, अपसौर से, उपसौर से, अक्षांश से, देशांतर से। यही वन लाइनर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसको आप पढ़ोगे तो वन लाइनर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। संक्रांति। संक्रांति किसे कहते हैं? तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिण की सीमा को हम संक्रांति कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। कर्क संक्रांति। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा में 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है, तो उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। तो यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो हम कौन से गोलार्ध में आते हैं? यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मकर संक्रांति। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, याद रखना। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसको लास्ट तक पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। अगर पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। यदि पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून को होता है। ठीक है। अब विषुव, वह स्थिति होती है जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो याद रखना, दिन व रात 12-12 घंटे के होते हैं और बराबर होते हैं, इसे विषुव कहते हैं। तो ये स्थिति कब होती है? दिन व रात पूरी पृथ्वी पर कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण क्या होता है? दिन व रात का छोटा या बड़ा होना पाया जाता है। मैंने कहा, जब पृथ्वी अपनी दैनिक गति या घूर्णन गति करती है तो दिन व रात होते हैं, और दिन का छोटा या बड़ा होना पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ये पूछता है कई बार कि दिन व रात छोटे होने का कारण क्या है? कि पृथ्वी का अपने अंश पे
जो कि होना होता है। अब चलते हैं सूर्य ग्रहण। ये कई बार पूछा गया है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण कब बनता है परिभाषा के साथ, और इसे किसी तरीके से भी घुमाया जा सकता है, लेकिन आपको इसको समझना है, रटना नहीं है। समझोगे तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। मैंने पहले बताया है कि सूर्य सौरमंडल का प्रमुख होता है। सूर्य कभी भी किसी के चक्कर नहीं लगाता। याद रखना, सूर्य हमेशा स्थिर होता है, जो भी घूमेगा सूर्य के चारों तरफ घूमेगा। ठीक है। जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी और चंद्रमा चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाती है, चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह पर चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, और इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण का मतलब होता है सूर्य का छुपना। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी पर खड़ा आदमी क्या करता है, सूर्य को नहीं देख पाता, इसलिए क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से भी कवर करूँगा। हम पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उल्टा था। यहाँ पर क्या, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। इससे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मतलब आप समझ गए। मैं आपको इसको फोटो के माध्यम से भी क्लियर करूँगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कब घोषित किया गया था, 1884 में, और किस शहर में किया गया था, वाशिंगटन में। कई बार पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए। यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, किस सागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय से जो भी पूछता था, मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। ठीक है। इसे वाशिंगटन में ईजाद किया गया था, कब, 1884 में, और किस सागर में स्थित है, यह रेखा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक। अब समय जोन, वो मानक समय इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया। ठीक है। यह समय कहाँ से लिया गया, विश्व का जोन जो है ग्रीनविच टाइम से लिया गया, जो यहाँ का मानक समय है, कहाँ, विश्व का। ठीक। एक समय निर्धारित किया गया है, तो विश्व में से हम ग्रीनविच टाइम से लिया गया है। जो भारत का जो मानक समय क्या है, याद रखना, भारत का मानक समय पूछता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इंपॉर्टेंट है, पूर्वी देशांतर, पूरा शब्द अपने रखना है। 82.5 डिग्री नहीं देखना खाली। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया, एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया। यह प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। यह जो हमारा जो टाइम है, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, याद रखना। जो ये हमारा ग्रीनविच टाइम है और जो हमारा मानक समय है, तो कितना घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे। तो प्रत्येक देशों के अपने अपने टाइम जोन है, और ये देशांतर पर निर्भर करते हैं। जिसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होता है, उसका टाइम जोन देशांतर के हिसाब से उसी उतना ही बड़ा होता है। जैसे रूस, सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला देश कौन सा, रूस में 11 टाइम जोन है, और अमेरिका में 7, और ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भारत का मानक समय क्या, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और कहाँ से लिया गया, नैनी के पास से लिया गया, और ग्रीनविच से ये 5.5 घंटा आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने। अब है चंद्रमा। तो चंद्रमा से संबंधित कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए थे, मैं उनको कवर कर देता हूँ। चंद्रमा, तो चंद्रमा का अध्ययन किस में करते हैं, सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से मिट्टी या मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा का अध्ययन वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है। तो याद रखना, सेलेनोलॉजी में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत क्या है, लिबर्टीज पर्वत है। याद रखना, पूछता है लिबर्टीज पर्वत। तो चंद्रमा पर कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो इसकी स्थिति भी पूछ सकता है, और पर्वत का नाम भी पूछ सकता है। तो किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा गया है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा गया। जीवाश्म पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटे लेता है। तो चंद्रमा का व्यास कितना है, 3476 किलोमीटर है। व्यास याद करना, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग है। चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है क्या, एक दीर्घ वृत्ताकार, जिस प्रकार से पृथ्वी क्या है, अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, तो चंद्रमा भी क्या करता है, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो 3,82,500 किलोमीटर है। तो ये आपने ध्यान में रखना। चंद्रमा से संबंधित जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। अब है तारा। तारा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं तारों से। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तारों में, हाइड्रोजन पाया जाता है 70%, फिर पाया जाता है हीलियम। ये दोनों रासायनिक पदार्थ आपने याद रखने हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित
तारे के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र किसे कहते हैं? पूछता है। तारों का रंग निर्भर करता है किसकी? उसकी आयु का सूचक है। जो तारों का रंग होता है आयु का सूचक। जो तारा ज़्यादा चमकीला होगा उसकी आयु उतनी ही कम होती है, याद रखना था। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है। तो ध्रुव तारा का कोण कितना बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कई बार पूछा गया ध्रुव तारा कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके चंद्रमा से और तारों से। अब चलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि सूर्य ग्रहण का अर्थ क्या है। सूर्य ग्रहण का मतलब यानी कि सूर्य का छुप जाना। सूर्य का छुप जाना। तो मेरी कलाकारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मजाक मत करना। तो आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य का छुपना, यानी ग्रहण लगना, छुपना। अगर कम छुपेगा तो आंशिक होगा, अगर पूर्ण रूप से छुप जाएगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। तो होता क्या है कि सूर्य तो हमेशा स्थिर होता है। मैंने कहा कि चंद्रमा और पृथ्वी करते सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाते हैं घूमते घूमते, तो सूर्य एवं पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? आपका चंद्रमा आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है? जब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ी? चंद्रमा पर पड़ी। और चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ी? पृथ्वी पर पड़ी। तो जो पृथ्वी पे जो खड़ा आदमी है सूर्य को नहीं देख सकता, क्योंकि बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। तो याद रखना, इसको समझना है। फिर मैं समझा रहा हूँ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने से क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ेगी? चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। और चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ेगी? पृथ्वी पर पड़ेगी। पृथ्वी है तो पृथ्वी पर जो खड़ा आदमी है सूर्य को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? चंद्रमा की छाया आ गई। तो इसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण। अगर पृथ्वी पर खड़े आदमी को सूर्य नहीं दिखाई देगा तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य छुप गया। तो अपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा बीच में आ जाता है। ठीक। अब चंद्र ग्रहण सेम वही स्थिति है। सूर्य कभी नहीं घूमता। जब पृथ्वी और चंद्रमा घूमते घूमते ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? ये पृथ्वी आ गई। ये टेढ़ी मेढ़ी क्या है? पृथ्वी है। ध्यान में रखना, ये क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। तो क्या होगा? चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। चंद्रग्रहण का मतलब चंद्रमा का छुपना, शब्द से पकड़ना। चंद्रग्रहण मतलब चंद्रमा का छुपना। चंद्रमा कैसे छुपेगा भाई? सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ी? पृथ्वी पर पड़ी। जब पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ी? तो चंद्रमा पर पड़ी। जब छाया पड़ेगी जिस जगह में, तो छाया रोशनी से दिखाई देगी। भाई आप रोशनी पे खड़े हैं और आप अंधेरे कमरे में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। वही स्थिति यहाँ पर है। जब पृथ्वी पे, जब सूर्य की रोशनी पड़ी पृथ्वी पर और पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ी? चंद्रमा पर, तो हम तो रोशनी में खड़े हैं ना, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो हम अंधेरे को देख सकते हैं, चंद्रमा को नहीं देखेंगे। जब नहीं देखेंगे, चंद्रमा छुप जाएगा, तो क्या होगा? चंद्रग्रहण होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब भी सूर्य की रोशनी जिसके ऊपर भी पड़ती है तो उसकी छाया हमेशा उसका प्रतिबिंब बनता ही बनता है। तो साथियों, ये आपको समझाने के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण की स्थिति मैंने बताई थी, तो उसको हमेशा ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब मैंने जो लेसन आपको पढ़ाया है इसमें से कुछ 20 क्वेश्चन हैं 1 वो कवर करते हैं। तो साथियों कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो ऑप्शन है आपका गैलीलियो, जेलवेर्ट्स, कोपरनिकस एंड केपलर। तो आपने सोच के बताना किसने की सौर प्रणाली की खोज? कोपरनिकस ने की। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? तो ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो निहारिका नहीं है। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया बुध पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर या मंगल पर? तो मंगल पर स्थित है।
ठीक है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा गया, याद रखना। सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य है, पृथ्वी है, शुक्र है या शनि है? तो सौरमंडल का जो प्रधान किसे माना गया? सूर्य को माना गया है, और इसका जन्मदाता भी कौन है? सूर्य ही है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं, ध्यान में रखना। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61, 75 या 54? तो सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। कितना? 71%। इसके दूसरे नंबर पे आता है हीलियम। ठीक है। निम्नलिखित में तारा कौन है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? पूछ रहा है इन चारों में से तारा कौन है? सूर्य एक तारा है। ठीक है। सूर्य के पास का ग्रह, सबसे नज़दीक ग्रह कौन है सूर्य के? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? तो बुध है। सबसे चमकीला ग्रह? बृहस्पति, मंगल, बुध या शुक्र? तो याद रखना, सबसे चमकीला ग्रह, दाब वाला ग्रह है ना, सुबह और शाम का तारा है ना, पृथ्वी की बहन किसे कहा गया? सब शुक्र को कहा गया। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरे, एमंडसन, तस्मान या जॉन केवॉट? किसने की थी ध्रुव की खोज? रॉबर्ट पियरे। पृथ्वी की उपसौर किस महीने में होती है? महीना पूछते हैं। मैंने कहा था ना, उपसौर और अपसौर। तो जून, जनवरी, सितंबर या मार्च? तो जो उपसौर की स्थिति होती है जनवरी में होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? बताइए। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी स्थित है किसके मध्य स्थित है? पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य, मंगल व बृहस्पति के मध्य, शुक्र व बृहस्पति के मध्य या बुध व शुक्र के मध्य? तो पृथ्वी स्थित है। आप ऐसे ट्रिक से याद रखना कि पृथ्वी हमारे लिए मंगलमय होती है और हमें हमें क्या है? शुभ देती है। ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी किसके मध्य स्थित है? तो शुक्र वो मंगल के मध्य स्थित है। इस ट्रिक से अपने याद में रखना है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, रट लेना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर का होता है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। पृथ्वी का विश्वती व्यास कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर? तो 12,750 किलोमीटर है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? किसको रात की रानी की उपमा दी गई है? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति या प्लेटो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा। ये हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। बलय युक्त ग्रह किसे कहा गया जिसमें बलय पाए जाते हैं? यूरेनस, बृहस्पति, शनि या मंगल? तो इसमें बलय है, मैंने बलय की संख्या ही बताई थी। शनि, शनि में बलय पाए जाते हैं। ठीक, एकमात्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसके मध्य पाए जाते हैं? कई बार पूछा गया, रट लेना। क्षुद्र ग्रह मंगल व शुक्र, बृहस्पति व शनि, मंगल एवं बृहस्पति, शनि और अरुण। क्षुद्र ग्रह किसके मध्य स्थित है? किसके मध्य स्थित है? याद रखना, जो क्षुद्र ग्रह स्थित हैं ये मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित है। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट लेसन के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप मन लगा के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, सब समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।